हेलो, नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर हमारा चर्चा का विषय है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसे इतिहास के अंदर हम जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब 1789 के अंदर क्रांति हुई थी, तो ऐसा क्या घटनाक्रम घटा कि 1830 के अंदर फ्रांस के अंदर फिर से क्रांति हुई। आइए हम इसको डिटेल से देखते हैं। अब पहले तो हम करके आए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की। अब 1830, यानी कि जो फ्रांस है वो अब यूरोप के अंदर फ्रांसीसी की जो क्रांतियां हैं उसका केंद्र बना हुआ है, सेंटर है ये अ, फ्रांस। अब 1830 में ऐसा क्या हुआ कि फिर से जो है फ्रांस के अंदर क्रांति हो गई। अब हम यहाँ पर जो यूरोप का इतिहास है उसके कुछ स्टेप्स हम पार कर चुके हैं। एक तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद 1799 से 1814 तक नेपोलियन एज, फिर 1815 के अंदर जो है वियना सम्मेलन, ये टाइम पार हो गया। और वियना सम्मेलन के बाद जो है यूरोप के अंदर एक सिस्टम आया, मैटरनिक व्यवस्था। और मैटरनिक व्यवस्था जो है वो 1815 से शुरू होती है और 1848 तक रहती है वैसे ये। लेकिन जो इसके अंदर जो यूरोपीय संहिता थी, जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी मैटरनी व्यवस्था के अंदर, वो 1815 से 1824 तक रहती है मेन। तो अब ये फ्रांस के यूरोप के अंदर ये कुछ पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट हैं, सोशल स्टेप्स हैं, ये चरण है जो फ्रांस यूरोप जो है आगे बढ़ रहा है। अब उसी में है 1830 की क्रांति भी। 1830 में ऐसा क्या हुआ? अब दो शासक हैं। एक है लुई 18वां, जो फ्रांस का शासक बनता है 1814 के अंदर, और ये 1824 तक शासक रहता है। और दूसरा है चार्ल्स दशम, ये 1824 से 1830 तक शासक रहता है। दोनों ही जो है ये बुर्बो वंश के शासक हैं, बुर्बो वंश के शासक हैं। अब लुई 18वां लुई 16वें का भाई है। अब इसको आप आगे देखो जरा, जो संघर्ष है वो किस बात को लेकर हो रहा है। अब जो संघर्ष है दो खेमे फ्रांस के अंदर है। एक तो है कट्टर राजतंत्रवादी और दूसरे है क्रांतिकारी उदारवादी। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांस का समाज है, या वैसे तो पूरे यूरोप का समाज जो है, वो दो खेमों में है। एक तो है जो राजतंत्र को चाहते हैं और दूसरे हैं जो क्रांतिकारी उदारवाद को चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से अ, है, और इन दोनों के बीच में ही जो है संघर्ष है, और संघर्ष का बिंदु यही है इस प्रकार से। अब हुआ क्या, जो वियना कांग्रेस थी जो 1815 के अंदर हुई, वियना कांग्रेस के अंदर फ्रांस के अंदर जो है बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। बुर्बो वंश को द्वारा से स्थापित किया गया, और लुई 18वां जो है उसी वंश का शासक था। अब जब राजवंश की पुनर्स्थापना हुई, तो जो यूरोप के अंदर और खास करके जो फ्रांस के अंदर जो राजतंत्र के समर्थक थे, उनको ये लगा कि अब फिर से वही समय वही टाइम वापिस आ सकता है जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले था। सीमाएं तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले ही कर दी गई थी, राजवंश को भी सत्ता दे दी गई थी, लेकिन जो समाज के अंदर जो क्रांतिकारी उदारवादियों की एक बढ़त थी, अब ये उसको भी खत्म करना चाहते थे। ये जो है ये बुर्बो राजवंश के समर्थक जो हैं ये करना चाहते हैं। अब जैसे ही फ्रांसीसी नेपोलियन युग खत्म हुआ, बुर्बो वंश स्थापित हुआ, तो लुई 18वें ने एक संवैधानिक घोषणा की 2 जून 1814 को। इसमें उन्होंने क्या किया, इस घोषणा के अंदर क्या है कि जो क्रांति के सभी सिद्धांत हैं
उसको स्वीकार कर लिया गया। असल में क्या था, जो लुई 18वां था वो इस बात को समझता था कि जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले का समय है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। वो इस बात को व्यवहारिक पक्ष को देख रहा था कि उस प्रकार का राजतंत्र वापस नहीं आ सकता, क्योंकि क्रांति की जड़ें जो हैं वो नीचे समाज तक पहुंची हुई हैं। इसलिए वो क्रांति और जो राजतंत्र है उसके बीच के अंदर एक रास्ता नया निकालना चाह रहा था। इसके लिए उसने क्या किया, क्रांति के सभी सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। और दूसरी तरफ जो क्या है, वैध राज सत्तावाद। अब दो चीजें आगे देखो, एक तो क्रांति के सभी सिद्धांत स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरे तरफ से जो राजतंत्र के जो सिद्धांत है, जो वैध सिद्धांत कि बुर्वो वंश शासक है, अब उसको ये मान रहा है। और उसने एक उत्तरदायी मंत्रिमंडल की बात की कि एक मंत्रिमंडल बनाया जाएगा जो उत्तरदायी होगा। अब किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये राजा के प्रति उत्तरदायी होगा। अब यहां पे एक चीज जो है, ये संघर्ष का बिंदु बनेगा कि क्रांति के सिद्धांत सभी मान लिए, मंत्रिमंडल बना लिया, लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करेगा और वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राजा के प्रति। यानी उत्तरदायी का मतलब यह है कि उसको उत्तर किसको देना है। जैसे हाँ, आज के समय के अंदर हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, तो जो मंत्री परिषद है उसको अपने जवाब कहां देने होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर। अगर पार्लियामेंट उससे संतुष्ट है तो मंत्रिमंडल चलेगा, अगर पार्लियामेंट उससे संतुष्ट नहीं है तो मंत्रिमंडल नहीं चलेगा। तो यहां पे क्या है, वो सिचुएशन राजा की है। राजा को उत्तर देना, अगर राजा संतुष्ट है तो मंत्री रहेगा, राजा संतुष्ट नहीं है तो मंत्री नहीं रहेगा। दूसरी क्या चीज की इन्होंने, व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की, जो कानून बनाने के कामों को देखेगी। और जो वोट का अधिकार है वो उसको संकुचित कर दिया गया। योग्य आर्थिक योग्यता के आधार पर ये आधारित किया गया कि जो आर्थिक रूप से जो अ, मजबूत होंगे उन्हीं को वोट डालने का राइट दिया जाएगा। ये एक किस्म से जो क्रांतिकारी के जो सिद्धांत थे उनके ऊपर चोट थी। मानव अधिकारों को स्वीकार किया गया, कानून के समक्ष जो समानता की बात थी, जो क्रांति का सिद्धांत है, इसको स्वीकार किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, भाषण लेखन प्रकाशन की जो स्वतंत्रता है उसको स्वीकार किया गया। राजा जो है सभी अधिकारों का स्रोत, यहाँ पे ये चीजें और आगे वैसे क्रांतिकारी सिद्धांत चल रहे हैं, सभी ये क्रांतिकारी सिद्धांत हैं, लेकिन जो सभी अधिकार हैं वो कौन देगा, राजा। मतलब कि जो व्यवस्थापिका सभा है या जनता है अभी इसमें आ भी रही है और नहीं भी आ रही है, और संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई। मतलब कि इसमें स्पष्ट है ये कि जो ये संवैधानिक घोषणा पत्र है, ये लुई 18वां दोनों के बीच में एक तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है, राजतंत्र के बीच में और क्रांति के सिद्धांतों में। लेकिन अगर हम इसको पलड़ा देखेंगे किसका भारी है, तो पलड़ा जो है वो राजा का भारी है, क्योंकि मंत्रिमंडल वो अपनी मर्जी से बना रहा है। दूसरा क्या है, जो सभी अधिकार हैं वो राजा की इच्छा पर निर्भर है, राजा उसका स्रोत है। यानी कोई संविधान नहीं है, ये संवैधानिक घोषणा है, संविधान नहीं बनाया गया। तो ये 2 जून 1814 के अंदर इसकी घोषणा की गई। अब इसके बाद जो है 100 दिन का नेपोलियन का शासन होता है, उसके बाद वियना कांग्रेस है, वो सारे ये काम कर रही है। तो अब क्या हो रहा है, जब फ्रांसीसी क्रांति को वियना कांग्रेस हो रही है और बुर्बो वंश के शासकों को सत्ता पे वापस बैठा दिया गया, तो कुलीन और पादरी जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस को छोड़कर चले गए थे वो वापस लौट आए। अब उनको लगा कि अब फ्रांस के अंदर जो है हमारे दिन वापस आ गए। अब ये जो वापस आए तो ये अपने साथ बदला लेने की भावना के साथ आए, ऐसे नहीं आए। इनके अंदर बदला लेने की भावना थी, क्योंकि वो लंबे समय फ्रांस से बाहर रहे थे और उनकी संपत्ति को छीन लिया गया था, और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर आतंक के राज्य के दौरान जो है उनको सजाएं दी गई थी। अब इन्होंने जब वापिस आए तो इनका बदला लेने की भावना का क्या मतलब है, जो क्रांतिकारी हैं अब उनका दमन करने के इनके अंदर मन है कि उनका दमन किया जाएगा। ये सभी लोग किसके समर्थक हैं, मेटरनिक के समर्थक हैं। और इनका नेता कौन है, आर्तुआ द काउंट का काउंट जो है इनका नेता है। ये बुर्बो वंश का शासक है, यही उसके बाद जो है चार्ल्स दशम के नाम से शासक बनता है। यानी कि
आर्तवा का जो काउंट है, ये जो कुलीन और पादरी नए आए हैं, ये उनका नेता है। यानी कि जो राजतंत्रवादी हैं, राजतंत्रवादियों का एक पूरा एक प्रोग्राम बन गया, वापिस जो है राजतंत्र को कैसे लाना है उसके लिए काम करना है। बदले की भावना से प्रेरित है ये, क्रांतिकारियों का दमन करना चाहते हैं। मैटरनिक ने जो व्यवस्था बनाई यूरोप के अंदर बनाना चाह रहा है, ये उसके समर्थक हैं। और जो कुलीन और पादरी वापिस आए हैं, ये उनको अधिकार देना चाहता है। तो राजतंत्रवादी क्या है, अब एक एज पे है आगे, इनको एक बढ़त है यहाँ पर, किनकी तुलना में, जो क्रांतिकारी और उदारवादियों की तुलना में, क्योंकि उनके पास नेता नहीं है और उनके पास सरकार नहीं है। अब इनके पास नेता भी है और इनके पास सरकार भी है, तो इसलिए, और इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको समर्थन भी है। तो राजतंत्रवादी जो है यहाँ पे बढ़त में दिखाई देते हैं। लेकिन जो लुई 18वां है, वो आम लोगों की भावना को जानता है। लेकिन जो आर्तवा का काउंट है, वो जो है वो इन भावनाओं से आता है। अब क्या हो रहा है कि जो कट्टर राज सत्तावादी हैं और जो क्रांति के समर्थक हैं, अब इनमें विरोध शुरू होता है। अब क्या होता है, जो संवैधानिक घोषणा हुई थी उसके अनुसार व्यवस्थापिका सभा का चुनाव होता है। अब इस व्यवस्थापिका सभा का जो चुनाव होता है, इसमें बहुमत मिलता है राज सत्तावादियों को। यानी कि जो राज सत्तावादी हैं, वो चुनाव द्वारा भी जीत रहे हैं। जनता उनको समर्थन दे रही है, चुनाव में जीतने का मतलब यही है। लेकिन वोट का अधिकार कम कर दिया गया, बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार है। जो टैक्स देते हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार है। तो ये जो है राज सत्तावादियों को इसके अंदर बहुमत मिल गया। अब उन्होंने देश का आतंक का राज्य स्थापित किया। आतंक का राज्य स्थापित का मतलब, जो क्रांति के समर्थक हैं, अब क्रांति के समर्थक जो है उनमें नेपोलियन एक बहुत बड़ा करेक्टर है फ्रांस के अंदर। अब नेपोलियन बोनापार्ट के समर्थक बहुत ज्यादा हैं। अब इनके जो समर्थक है आपको बाद तक दिखाई देंगे 1848 में, जब वहां पे इलेक्शन होगा 1848 की क्रांति के बाद। लुई नेपोलियन का भतीजा इलेक्शन जीतता है, यानी कि लोग जो है नेपोलियन के बहुत बड़े समर्थक हैं। तो एक बोनापार्टिस्ट के नाम से वहां पर एक दल बनता है। तो अब ये नेपोलियन के समर्थक हैं, उदारवादी हैं, या जो गणतंत्रवादी हैं, ये इनको, अब इनके जो नेता हैं, अब इनको जो है जो इनके समर्थकों को जो है वो पकड़ा जाता है और उनको जेलों की सजा हो रही है, उनको मारा जा रहा है। वही आतंक का शासन जो पहले स्थापित हुआ था, पहले क्रांतिकारियों ने स्थापित किया था राज सत्तावादियों के खिलाफ। अब राज सत्तावादी स्थापित कर रहे हैं क्रांतिकारियों के खिलाफ, वापिस बदला लेने की भावना से। अब जो व्यवस्थापिका है, अब ये कानून बना रही है। अब व्यवस्थापिका के अंदर राज सत्तावादियों की संख्या ज्यादा है। अब राजा जो है वो क्रांतिकारियों को भी साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन व्यवस्थापिका सभा और जो राज सत्तावादी हैं वो क्रांतिकारियों को कुचलना चाहते हैं। अब जो राजा जो सुधार बता रहा है, राजा सुधार बनाते समय दोनों का ध्यान रख रहा है, लेकिन व्यवस्थापिका सभा कानून बनाते समय राजा के सुधारों का भी विरोध कर रही है। अब इसने क्या किया कि जो उच्च राजकीय पद है, जो राजकीय पद है, जो ऊंचे पद हैं, जो बाहर से अब कुलीन आए हैं, जो पादरी आए हैं, उनको नियुक्त करना शुरू किया इसके ऊपर, राजकीय पदों के ऊपर। और जो क्रांति का तिरंगा झंडा था, उसके स्थान पर वही बुर्बो वंश का सफेद झंडा ले आए। सेना के उच्च पद भी जो है कुलीनों को देने शुरू किए गए। अब जनता के अधिकार छीने जाने शुरू हुए। यानी कि अब राज सत्तावादी जो है वो अब एज पे जा रहे हैं और वो क्रांति के समर्थकों को, क्रांतिकारियों को, गणतंत्रवादियों को वो निशाना बना रहे हैं और उनसे पद छीन के जो है वो कुलीनों और पादरियों को दे रहे हैं। मतलब कि उनका जो डायरेक्शन है शासन का, वो वही है वापिस जाना। झंडा जो है वो भी वापिस झंडे के ऊपर, यानी जब बुर्बो वंश वापिस आ गया तो उनका झंडा भी वापिस आना चाहिए। कुलीनों और पादरियों की नियुक्ति ऊंचे पदों पर की जा रही है और राजा को जो है और शक्तिशाली किया जाना, जनता से अधिकार छीने जाने चाहिए। यानी कि ये कट्टर राज सत्तावादी क्या हो गए, इनको हम बोल रहे हैं प्रति क्रांतिकारी, क्रांति के विरोधी, क्रांति को उल्टा करना।
क्रांति को उल्टा करना चाह रहे हैं ये, लेकिन यह है संभव नहीं है। हिस्ट्री के अंदर हम देख रहे हैं कि जो परिवर्तन, रेडिकल परिवर्तन, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में है, चाहे समाज में है, वो कभी वापस नहीं जाता है। क्रांति हो गई, परिवर्तन हो गया, समाज उससे आगे बढ़ता है। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रति क्रांतिकारी, प्रतिक्रियावादी नीतियां अपना रहे हैं। और फ्रांस के अंदर एक बार फिर से जो है एक माहौल जो है वो जनता को दबाने का बन गया। जनता से अधिकार छीने जा रहे हैं, उनसे नौकरी से हटाकर कुलीनों और पाद्रियों को दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जनता के खिलाफ माहौल बन रहा है और क्रांति जनता के समर्थन में होती है। अब अगला स्टेप क्या हो रहा है कि लुई 18वां जो है इस चीज को देख रहा है कि ये जो है हालात खराब है। व्यवस्थापिका सभा उसका कहना नहीं मान रही है। लुई 18वां जो उनसे कानून बनाना चाह रहा है, व्यवस्थापिका सभा उसके खिलाफ कानून बनाती है। और लुई 18वें ने व्यवस्थापिका सभा को भंग कर दिया और फिर पुनः चुनाव, दोबारा से चुनाव करवाए। जब दोबारा चुनाव कराए तो उदार राजतंत्रवादी जो है उनको सत्ता मिल गई। अब जो राज सत्तावादी हैं उनको व्यवस्थापिका सभा में उनको बहुमत नहीं मिला। अब इस दौर में फ्रांस ने अच्छी तरक्की करी। फ्रांस ने उद्योग, व्यापार, कला कौशल, इसको बढ़ावा मिला। सेना का पुनर्गठन किया गया। विदेशी क्षेत्रों में जो है फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ी। जो मैटरनिंग ने जो चतुर देशीय संघ बनाया था उसमें फ्रांस को शामिल किया गया। फ्रांस से जो विदेशी सेना थी उसको हटा दिया गया। फ्रांस की जो सेना है वो स्पेन में भेजने की बात हो रही है। सारा जो हर्जाना जो फ्रांस के ऊपर लगा था फ्रांस ने सारा उतार दिया। तो इससे क्या हो गया, फ्रांस की विदेशी क्षेत्रों में प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू होती है। ये कब हो रहा है, जब राजतंत्रवादियों के स्थान पर उदार राजतंत्रवादी जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। अब जो है सीन फिर बदल गया। जब उदार राष्ट्रवादी आगे बढ़ रहे हैं और लुई 18वें का उनको समर्थन है, तो जो कट्टर राजतंत्रवादी हैं वो फिर से कुछ अपनी योजना की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। अब क्या होता है, राजकुमार बेरी की हत्या हो जाती है। अब आर्तों के काउंट का बेटा है। अब जैसे इसकी हत्या होती है तो फ्रांस के अंदर जो है वो दंगे, आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब राजतंत्रवादी और जो गणतंत्रवादी हैं इनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जो राज लुई 18वां है, अब वो बुजुर्ग भी हो चुका है। अब वो निर्णय नहीं ले रहा है, उसकी जगह निर्णय कौन ले रहा है, आर्तों के काउंट ले उसके, यानी उसके प्रभाव में वृद्धि हो गई है। और जो विलेल है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। विलेल जो है ये पूरी तरह से राजतंत्रवादी है। ये उनका, उनके द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री है। व्यवस्थापिका सभा में जिसकी मर्जी बहुमत हो, लेकिन मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार किसका है, राजा का है। तो विलेल को जो है राज मुख्य प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आर्थों के काउंट के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, स्पेन के अंदर एक जन आंदोलन आता है और इस जन आंदोलन को दबाने के लिए फ्रांस सैन्य कार्रवाई करता है। तो फ्रांस जो है एक शक्तिशाली है, लेकिन वहां पे जो राजनीतिक तनाव है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तनाव के वातावरण में लुई 18वें की 1824 में मृत्यु हो जाती है। अब जो है गद्दी के ऊपर आर्तोआ के काउंट जो है वो गद्दी पर बैठता है चार्ल्स दशम के नाम से। गद्दी पर बैठते ही वो दमनकारी शासन शुरू करता है। अब क्या, अब सरकार इसके हाथ में आ गई। लुई 18वां जो एक व्यवहारिक ढंग से चलना चाह रहा था और चार्ल्स दशम उसको चलने नहीं देना चाह रहा था, तो अब जो है ये उसके हाथ में कमान आती है, तो वो दमनकारी शासन शुरू करता है। अब वो प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाता है। कहीं पर भी क्रांतिकारी, गणतंत्रवादी, उदार राजतंत्रवादी दिखाई दे तो उसको दबाने का कोशिश करता है। अब ये क्या करता है, बार बार व्यवस्थापिका सभा को भंग करता है, चुनाव कराता है। लेकिन जब जब चुनाव होते हैं, जब जब व्यवस्थापिका सभा को भंग करके चुनाव होते हैं, तो परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम होता है कि जो उदार राष्ट्रवादी हैं उन्हीं को ही द्वारा बहुमत मिलता है। अब आप देखो 1827 के अंदर जो पुरानी व्यवस्थापिका सभा है ये उसको भंग कर देता है और चुनाव करवाता है। जब चुनाव होते हैं तो फिर से इसको बहुमत नहीं मिलता है और बल्कि इनकी तो हालत खराब हो जाती है।
जैसे 553 सदस्य हैं, 553 सदस्यों में से सिर्फ जो है 125 सदस्य जो है कट्टर राजतंत्रवादियों को जीतते हैं। अब फिर से विधान व्यवस्थापिका बनती है और ये फिर उसको भंग कर देता है, फिर चुनाव कराता है, फिर चुनाव कराता है, फिर बहुमत उन्हीं लोगों का दोबारा से आता है। यानी कि एक ही साल में व्यवस्थापिका सभा को 3 बार भंग कर दिया जाता है। बार बार भंग हो रही, 3 बार भंग कर दी, 3 बार चुनाव करा दिए। लेकिन व्यवस्थापिका सभा में जो बहुमत है वो उदार राजतंत्रवादियों का, नेपोलियन बोनापार्टिस्टों का और गणतंत्रवादियों का आ रहा है। अब जब वो देख रहा कि व्यवस्थापिका सभा उसके कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उसने अवैधानिक तरीकों को अपनाना शुरू किया। व्यवस्थापिका सभा को जो है उसने साइड में कर दिया। अब उसने क्या किया, जो अपना प्रधानमंत्री है पोलिगनेक को बनाया। उसने जुलाई के अंदर जो है 26 जुलाई को अध्यादेश जारी किए। अब अध्यादेश में क्या था कि जो प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता को भंग कर दिया गया, उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रतिनिधि सभा थी उसको बंद कर दिया। अब उसके चुनाव ही नहीं होंगे। फिर क्या किया कि घोषणा की कि सितंबर के अंदर चुनाव होंगे, और चुनाव कराने के लिए उन्होंने जो है वोटों का जो अधिकार था वो छीनने की कोशिश की। अब जो इन्होंने काम और क्या किया कि प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली, व्यवस्थापिका सभा बंद कर दी, नए चुनाव की घोषणा की और वोट का अधिकार जो है वो संकुचित कर दिया। अब लोग जो हैं वो पहले से ही व्यवस्थापिका सभा के चुनावों में नजर आ रहा था कि लोग तो इनके खिलाफ है। लोग जो है पेरिस को घेर लेते हैं, लोग पेरिस को घेर लेते हैं और 3 दिन तक जो है पेरिस को फिर से घेर लिया जाता है। जनता जो है बैरिकेड बना लेती है, जगह जगह जो है वो विद्रोह हो जाते हैं। चार्ल्स दशम जो है वो इंग्लैंड फ्रांस पेरिस को छोड़ के जो है वो इंग्लैंड भाग जाता है। और ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, जुलाई क्रांति। 3 दिन ये सीन रहता है। अब चार्ल्स दशम जब भाग जाता है तो एक आपने नाम फ्रांसीसी क्रांति के समय सुना था, लफायत, जो है उसमें क्रांति का नेता, सेना का कमांडर भी होता है ये। तो ये क्रांति को बीच में छोड़कर चला जाता है। अब ये उस वक्त वही है। लफायत जो है ये क्रांतिकारियों में और राजतंत्रवादियों के बीच में बातचीत करता है और लुई फिलिप को जो है ये शासक है, लुई फिलिप को जो है शासक नियुक्त करवाता है। लुई फिलिप एक उदार राजतंत्रवादी है। ये क्रांति के समय में क्रांति का समर्थक भी रहा है और इसको जो है गद्दी में बैठाया जाता है और 1830 की क्रांति जो है, जुलाई क्रांति जो है वो कामयाब हो जाती है। अब लुई फिलिप शासक बनता है और 1848 के अंदर जो है अगली क्रांति होती है जिसे हम कल करेंगे, 1848 की क्रांति को। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लिखें।